हेलो स्टूडेंट, मॉक टेस्ट नंबर 4 की बात अपन कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल बताना है। तो बेसिक सा किया क्या गया है, इसमें 2 को कॉमन लिया गया है, जहाँ पे वो देखो रीराइट द डिनोमिनेटर। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन है इसको मैंने प्रॉपर्ली लिखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जी हाँ, तो क्वेश्चन आपका ये है। इसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि डिनोमिनेटर है, यानी जो हर है, हर को मैंने दोबारा लिखा है, तो ये हर हो गया। अब इसको दोबारा लिखने के बाद 2 को मैंने कॉमन लेके 1 + 10 स्क्वायर लिखा है। फिर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिफाई 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर आ गया। तो बटा में 2 सेक स्क्वायर, ऊपर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, तो 1/2 का dx। ठीक है। अब आगे बस क्या करना है, इसको सोल्व करना है आपको। इसको सोल्व कैसे करोगे आप? इसको सोल्व करने का सीधा सा मेथड है, 1/2 dx का होता है 1/2 बाहर, dx का होता है x, और 0 से π/2 लिमिट लगी हुई है, तो इसका आंसर आ जाएगा π/4। एकदम ईजी सा क्वेश्चन था। आई थिंक आपने सभी ने कर लिया होगा। यदि नहीं किया हो तो देख लीजिए। अब बाकी क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 आता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आइटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 4 - 3 आइटा का। तो यदि जेड ए प्लस आइटा बी है, तो जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो होता है 1/z या फिर जेड इनवर्स। जेड इनवर्स बोलते हैं जिसको। तो ये होता है जेड बार बटा जेड का मोड का स्क्वायर। तो जेड बार क्या होता है, ए प्लस आइटा बी का जेड बार होता है ये, और जेड स्क्वायर का मोड होता है ये। ठीक है। तो 4 - 3 आइटा के लिए जेड बार होता है ये 4 + 3 आइटा, और जेड का मोड का स्क्वायर होता है 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 25। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 4 + 3 आइटा बटा 25, यानी 4/25 + 3 आइटा बटा 25। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ऑफ बी बराबर दिस, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर दिस, सो एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो पी ऑफ ए बताना है। तो यदि पी ऑफ ए यूनियन बी का आपको फॉर्मूला पता होगा, ये होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ऑफ ए यूनियन बी का। तो यदि आप इसमें लिखोगे ना, तो एक इंडिपेंडेंट इवेंट होती है ना, उसके लिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, वो होता है पी ऑफ ए पी ऑफ बी, इन दोनों का गुना होता है। तो वही इसमें लिखा है। ठीक है। तो इसमें पी ऑफ ये इसका मान रख दिया, पी ऑफ ए की वैल्यू आपको निकालनी है, प्लस 0.4 पी ऑफ बी आपको दे रखा है, पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी, पी ऑफ ए आपको निकालना है, पी ऑफ बी की वैल्यू आपको दे रखी है। तो पी ऑफ ए इसमें अननोन है और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। पूरा मैं चीज़ सोल्व करके लिखा ताकि यहाँ पे आपको टाइम ना लगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए ना, इनका सोल्यूशन, तो पीडीएफ में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, देख लेना आप। हाँ, तो अगला क्वेश्चन पे बात आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। NCR-1 और NCR इन दोनों का रेशियो, यानी NCR-1 बटा NCR बराबर 7/4, जो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। तो देखो मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं यहाँ पे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। NCR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। यदि ये फॉर्मूला मैं इसमें लगाऊंगा तो n फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r माइनस, क्योंकि r माइनस 1 यहाँ पे, और फिर n माइनस r प्लस 1, n माइनस r, n माइनस ब्रैकेट r माइनस 1, तो n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे ना पूरा, तो ये निकल के आएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये निकल के आएगा। इससे आप r की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। r को n के टर्म में लिख सकते हो। फिर यदि r की जगह मैं 3 लिखूंगा ना, r की जगह 3 लिखूंगा, तो क्या निकल जाता है, ये आता है 11 × 3 बराबर 7n प्लस 7। तो n की वैल्यू निकल के आती है 26/7, और 26/7। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 है वो है लिमिट 1 - cos 2x का रूट बटा x। तो 1 - cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x, ये इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो 2 sin स्क्वायर x का रूट बटा x, √2 लिमिट sin x बटा x। इसमें पहले जीरो हो गया ना, तो 1 - cos 0 1 होता है, तो 1 - 0 1 - 1 0 बटा 0, 0/0 आता है, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया, वरना तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट वैल्यू रखने वाला क्वेश्चन आपके आएगा नहीं, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई ही करना होगा। तो इसको यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, फिर √2 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें नन ऑफ दीज आएगा। ओके। साइन एक्स बटा एक्स ये होता है 1, एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बटा एक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाता है, डिफ्रेंशिएट करना आपको tan x को 2 बार। तो tan x होता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूंगा 1 प्लस, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स ना, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 सेक एक्स। ठीक है। और सेक एक्स का होगा सेक एक्स प्लस tan x, सेक एक्स tan x, तो ये निकल के आएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स tan x, यानी सेक tan x का किया सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को फिर से किया तो सेक स्क्वायर एक्स होगा 2 सेक एक्स, और अंदर सेक एक्स का फिर से करेंगे, वो होगा सेक एक्स tan x। यही किया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है, आपको इंटीग्रल बताना है इसका 1 - cos 2x बटा 1 - sin स्क्वायर एक्स। 1 - sin स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो cos स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग करते हैं। cos 2x को लिख दिया 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, दोनों को किया, इसमें देखो 2 में एक्सपेंड किया है। 1 - sin स्क्वायर एक्स को तो लिख दिया मैंने cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स आ गया। अब cos 2x को 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स लिखूंगा, तो 1 - cos 2x 1 - -1, तो आएगा 2 sin स्क्वायर एक्स। यदि रीराइट करूँगा मैं इसको, तो 2 sin स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स, यानी 2 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है।
सेक स्क्वायर एक्स कहाँ से आया? आई थिंक ये थोड़ा सा गलत लिखा होगा। इसको मैं अगर फिर से सोल्व करूँ तो 2 साइन स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे कोस स्क्वायर एक्स, तो 2 टेन स्क्वायर एक्स आएगा। ये सेक स्क्वायर कहाँ से आ गया? सेक स्क्वायर एक्स कहाँ से आ गया? जी हाँ, सेक स्क्वायर एक्स नहीं आएगा। चलिए सेक स्क्वायर एक्स को हटाइए, फिर इसका आंसर निकालते हैं। अब इसका आंसर क्या आ रहा है? एक मिनट, हाँ यही तो बता रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि ये आएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये सेक स्क्वायर एक्स आएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 tan x माइनस 2x प्लस सी। ये तो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको करना क्या है, करने का तरीका बता दूँ। आई थिंक थोड़ी सी यार, देखो इतनी आपके लिए टाइपिंग करते हैं इतनी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। सिंपल सा बताता हूँ मैं। इसको लिखना आपको 1 माइनस कोस टू एक्स को लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिखना कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको मैं यदि सोल्व करूँगा तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इससे कट गया तो 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन लगा हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स होता है टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स को लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। 2 बाहर है। सेक स्क्वायर एक्स का करूँ मैं तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, जो समाकलन होता है टेन एक्स होता है, और माइनस 1 का होता है एक्स, तो 2 इंटू टेन एक्स माइनस एक्स, ये इसका आंसर आएगा। जो ये है कि नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 tan x माइनस 2x प्लस सी। ये देखिए, चलिए तो हो जाता है यार, कभी कभी क्वेश्चन लिखने में ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, बट आपको डरना नहीं है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज डी, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म। तो सपोज जीपी है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4, तो ए आर स्क्वायर बराबर डी दे रखा है, तो ए आर स्क्वायर बराबर डी, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? डी बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 5 टाइम्स क्या होगा? ए की पावर 5 आर की पावर 10, यानी ए की पावर 5 आर की पावर 10। ए की पावर 5 में मैं ए की वैल्यू रखूँ डी बटा आर स्क्वायर, ये की पावर 5 आर की पावर 10, तो आर की पावर 10 से आर की पावर 10 कैंसिल, तो डी की पावर 5 आ गई। तो डी की पावर 5 क्या है? फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट है डी की पावर 5। अब सिंपल सा है, किसी भी मतलब जो जीपी है उसका डी क्या है? थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म की पावर 5 है, तो आपको ऑप्शन मैच करनी है, ऑप्शन काटनी है। तो यदि थर्ड टर्म 5 होगा तो डी की पावर 5 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 टर्म दे रखे ना, तो 5 की पावर 5। अगला क्वेश्चन आता है, इफ 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर 3 साइन थीटा कोस थीटा, सो फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ कोट थीटा वेयर थीटा है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो कोस 2 थीटा को हमने फिर से वही जो अभी क्वेश्चन में किया था वो आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगी ये, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा कोस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को यदि मैं करूँगा तो कोस थीटा आएगा, तो इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो कोट थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी। आपको सिंप्लीफाई करना है, कोट थीटा की वैल्यू 1 आएगी, तो इसका आंसर बी आ जाएगा 1। अभी आपको जल्दी से मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो सॉल्यूशन है, जो क्या बोलते हैं कैलकुलेशन, वो आपको खुद को करनी है। तो हाँ, 2 कर्व दे रखे हैं, दोनों कर्व का आपको बताना है कि क्या इसका जो एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज कर्व्स क्या होगा। दो जो आपको, एक तो पैराबोला दे रखा है परवलय, एक दे रखी लाइन, तो इन दोनों का पहले तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट x बराबर 0 और x बराबर 1 आ रहा है, तो उस पर y की वैल्यू भी कुछ आ जाएगी, बट हमें तो x की वैल्यू से निकालना है। तो एरिया क्या होता है? 0 से 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का आप मोड भी ले सकते हो, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 0 से 1 अपर कर्व क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y की वैल्यू क्या आएगी? √2 नहीं 2√x, तो 2√x माइनस वाई की वैल्यू क्या? 2x, ये आएगा। इसको सोल्व करना आपको, सिंपल सा आंसर आपको आ जाएगा, ये कर्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को अब मैं फिर से करूँ, हम डायरेक्ट इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स को नहीं जानते क्या होता है। तो एक कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है, कोस टू एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उस हिसाब से मैंने इसको सोल्व कर दिया, क्योंकि कोस टू एक्स का जानता हूँ मैं क्या होता है। तो अब इसका आराम से हो जाएगा, इसका 1/2 माइनस कोस टू एक्स बाई 2, इसका इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, 1/2 का हो जाएगा, इसका जानता हूँ, तो ये हो जाएगा। तो कभी भी साइन स्क्वायर एक्स ऐसे टर्म्स आती है ना, तो आपको घबराना नहीं है, आपको उनको उनके डबल थीटा वाले फॉर्मूले में, डबल एंगल वाले फॉर्मूले में इनको रख देना है। अगला क्वेश्चन आता है, सोल्व आपको ये करना है log 2x माइनस 3 प्लस log 2x माइनस 1, तो प्लस आ रखा है ना, तो ये गुना में हो जाएगा, तो गुना में मैंने कर दिया, तो इनको गुना करना है मेरे को, तो यहाँ पे log 2 है ना, तो 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ मैं, तो इसके बराबर 2 की पावर 1, तो ये फिर ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनती है। तो देखो एक साथ कितने आपके कंसेप्ट हो रहे हैं इसमें क्लियर, कि लोग यदि बेस सेम है और प्लस में है बीच में, तो दोनों अंदर वाले गुना होने के बाद में यदि बेस 2 है और इधर कुछ दिया है तो ये 2 की पावर इसमें चला जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है,
वो है टेन स्क्वायर एक्स का। तो टेन स्क्वायर एक्स का अभी मैंने किया था, एक लास्ट में एक टर्म आई थी, उससे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन करके सेक स्क्वायर एक्स का निकाल लेना है और वन का निकाल लेना, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। और आपको लिमिट लगा देनी है जो जहाँ से जहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 11 था कि 13, 13 के बाद फिर से 12 कैसे आया? ओह ओके, बीच में 2 क्वेश्चन ऐसे ही गलती से लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, if f(x) is an increasing function and g(x) is decreasing function such that g of f(x) is defined from, then g of f(x) will be। तो f(x) is increasing which means x1 is less than x2, तो f(x1) is less than f(x2), मानते हो कि नहीं मानते? इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है तो इसका उल्टा होगा, y1 है तो gy1 बड़ा होगा gy2 से। when g of x is formed then g of fx then output fx increases, x increases, gx डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजेज द वैल्यू, तो जी ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपसे ऑप्शन इसमें क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा, जी ऑफ एक्स भी डिक्रीजिंग होगा क्योंकि जी ऑफ एक्स क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जी में एक्स की वैल्यू यदि कुछ भी आई, चलिए मैं बोल देता हूँ, जी ऑफ वाई क्या होगा? डिक्रीजिंग। तो जी ऑफ वाई की जगह मैं एफ एक्स लिख देता हूँ, वाई बराबर एफ एक्स, ये क्या होगा? ये भी डिक्रीजिंग होगा, सिंपल सा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 पे अपन चर्चा करें तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स ये है, इसको आपको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करोगे? 60 का भाग दे दोगे इसमें। तो इसमें यदि 60 का भाग दोगे तो 5x² बट्टा 60 प्लस 3y² बट्टा 60 बराबर 1। इसको यदि सोल्व करोगे तो x² बट्टा 12 प्लस y² बट्टा 20 बराबर 1। तो a² बराबर आ रहा है 20, b² बराबर आ रहा है 12। ये हो गया मेजर और ये होगी माइनर अक्स वाली, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2p² अपॉन ए, याद किया आपने? तो 2 × 12 बट्टा 1 का क्या है? √20। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो चलिए ब्लू पेन ले लिए। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइकिल विद सेंटर इज दिस एंड रेडियस इज, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, ये फॉर्मूला लग जाएगा और आराम से इसको कर सकते हो आप, इसमें कुछ ज़्यादा इतना बड़ा इश्यू है नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए तो लेंथ ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, ये और ये, तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एक फॉर्मूला होता है एरिया, फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का कि जिसकी मीडियंस दे रखी हो, ठीक है। तो आपको एस क्या होता है? एस होता है मीडियन, यदि m1 m2 और m3 दी गई हो तो आपको एक तो एस निकालना होता है, नहीं सम, तो होता है m1 प्लस m2 प्लस m3 बट्टा 2। तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या आएगी? 9 + 12 + 15 बट्टा 2 यानी 18। और m1 m2 m3 दे रखा, तो आपको ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। एरिया होता है 4/3 रूट ओवर एस इंटू एस माइनस m1 एस माइनस m2 एस माइनस m3, सिंपल सा है। 4/3 रूट ओवर एस इंटू एस माइनस m1 एस माइनस m2 एस माइनस m3, याद करने में कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, आराम से आपके क्लियर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको निकल के आ जाती है ये, ठीक है। कोई डाउट? चलो अगला क्वेश्चन आता है, कोस ऑफ साइन इनवर्स 1/5। तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर मैं मान लेता हूँ थीटा, जो यहाँ पे मान रखा है, तो साइन थीटा बराबर 1/5। अब साइन थीटा बराबर 1/5 देखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यदि इसको मैंने थीटा मान रखा है तो मैं बोल सकता हूँ कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो कोस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। यदि मेरे को पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई है, साइन थीटा की वैल्यू 1/5 है, तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई है। बस ऐसे आपको पागल बनाना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन अंदर वाले यदि आपने थीटा मान लिया तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। और साइन थीटा की वैल्यू यदि मैं इसकी जगह थीटा रखूँगा तो कोस थीटा की तो वैल्यू पूछी गई आपको, और आपको क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा था और बताओ कोस थीटा ही तो पूछा था। हाँ, y = ये है तो इसका तो सिंपल सा dy/dx आ जाएगा 2yx। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए तो 18 में y का वैल्यू आपको दे रखा है, x का वैल्यू दे रखा है, तो इसमें क्या करना है? y का t के सापेक्ष करना है, x का t के सापेक्ष करना है और दोनों को भाग कर देना है, यही आएगा इसका आंसर। 15 है, सॉरी 19 है, एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। तो आपको इनका डॉट प्रोडक्ट दोनों कर सकते हो, आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, लेकिन डॉट प्रोडक्ट होता है वो ईजी होता है। तो a डॉट b क्या होगा? a डॉट b बराबर a का मोड b का मोड इंटू कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी। तो कैलकुलेट करना आपको a डॉट b 1 × 1, i का i के साथ गुना, j का j के साथ गुना और k का k के साथ गुना, या था -1। a का मोड निकालना है तो 1² प्लस 1² प्लस 1² का √3, इसका भी √3 आएगा। तो इसमें यदि रखोगे तो -1 बराबर √3 कोस थीटा, तो वो आएगा -1/3, कोस इनवर्स -1/3 थीटा की वैल्यू। मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 2x - 3⁹। तो मिडिल टर्म क्या होती है? यदि a + b की पावर होल n है तो उसका जनरल टर्म ये होता है। यदि मिडिल टर्म की बात की जाए तो 9 में कितनी टर्म, 9 यदि पावर है तो 10 टर्म होंगे टोटल। 10 टर्म में मिडिल टर्म क्या होगी? 2 मिडिल टर्म होंगे, ठीक है, 2 क्या होंगे? मिडिल टर्म होंगे।
यदि n बराबर 9 है ना, तो इसमें जो मिडिल टर्म होगी वो n बराबर यानी फिफ्थ टर्म होगी। 9 है तो 4 इधर 4 उधर, तो n+1 टर्म इज द ओड n+1/2, यानी यदि टोटल 9 है ना, तो इसको कैसे करते हैं 9 + 1/2 यानी 5 जो यहाँ पे कर रखा है। तो फिर फिफ्थ टर्म आएगी। फिफ्थ टर्म आपको कैसे निकालनी है इसमें, तो t5 बराबर 9, ठीक है, 2x की पावर 9/4 - 3 की पावर 4 9c4। इसको यदि कैलकुलेट करोगे ना तो आ जाएगा आपका आंसर। ये क्या कर रखा है इतना बड़ा, चलिए इसको तो थोड़ा सा छोटा ही कर लेता हूँ फिर मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 की बात किया है तो ए एंड बी आर डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। तो ये आपको दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो डोमेन ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स। डोमेन सेट ए की ना जो रिलेशन ए, जो सेट ए है ना, इसकी जो एक्स है ना सारी वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4 5, ये हो गया ए। रेंज बी इज द सेट ऑफ ऑल 2x+1। जो 2x+1 है ना, ये रेंज होती है। यदि एक्स 2x+1 दे रखा है ना, तो सीधी सी बात होती है, जैसे बोलते हैं ना अपन एक्स वाई, तो ये तो होता है डोमेन और ये होती है रेंज। तो ये हो गई डोमेन और ये होगी रेंज। तो डोमेन बोल दिया एक्स और रेंज होगी 2x+1। तो यदि एक्स की जगह में अलग अलग वैल्यू रख के पुट करो, एक्स की वैल्यू 0 रख के पुट करेगा तो 1 आएगा, 1 रख के करेगा तो 3 आएगा, 2 रख के करेगा तो 5 आएगा। ऐसे इसके अलग अलग वैल्यू पुट करके ए और बी का मान आ गया आपके पास। ऐसे ही ऑप्शन में दे रखे थे। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच फोकस इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। तो क्या बोलते हैं, एक फॉर्मूले का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस बराबर 4 × p y - k, या फिर x - k का y - k का होल स्क्वायर 4p × y - k। फोकस आपको दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स आपको दे रखी है, इसमें आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिखना तो y स्क्वायर, या फिर आप ऐसे कर सकते हो ऑप्शन ए बी सी डी उनको चेक कर सकते हो कि किन में फोकस यानी 4 × 3 x आ रहा है, या फिर x स्क्वायर इक्वल टू, हाँ यही आएगा क्योंकि 0 3 0 दे रखा है, 0 3 होता ना तो आता x स्क्वायर इक्वल टू 4 × 3 y। तो ऐसे ऑप्शन आपको कट कर लेने हैं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। जब एयरफोर्स के एग्जाम में बैठे हो तो आपको 30 से 40 सेकंड में एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, तो इसके लिए आपको ये कर लेना है, ऑप्शन को क्या कर लेना है, मैच कर लेना है। आपको दे रखा है ए दे रखा है सेट, बी सेट दे रखा है, सी सेट दे रखा है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट अक्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेना। बी इंटरसेक्शन किसी क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5, इसको मैं बोल देता हूँ डी, ठीक है 5। तो आपको मतलब पूछा क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी को मैंने डी लिख दिया, तो ए क्रॉस डी पूछा है। ए में है 2 3 और डी में है 5, तो 2 5 3 5, 2 एलिमेंट्स आएंगे। और बाकी लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो एफ डी एस 0 निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ कि पी एक्स है नीचे, पी तो पी एक्स को कर दिया, तो पी एक्स का क्या होता है, पी एक्स का स्क्वायर पी डी एस एक्स इस प्रकार से करेंगे। तो यदि आप एफ डी एस 0 निकालोगे, 0 की वैल्यू पूछिए, तो पी 0 बटा पी डी एस 0 दैट इज -1/5। सिंपल सा आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 26 आता है, द nth टाइम ऑफ ए पी इज 2n - 1 देन फाइंड द। तो आपको सम क्या होता है, सम ऑफ द ए पी इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। यहाँ पे ए क्या है फर्स्ट टर्म और एल क्या है लास्ट टर्म। तो यदि मैं इसमें लिखूँ तो चलिए, हाँ, तो जो इसमें लास्ट टर्म है वो तो दे रखी है 2n - 1, और यदि फर्स्ट टर्म की बात की जाए तो फर्स्ट टर्म में n बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 2 × 1 - 1 बराबर 1। तो एस एन बराबर सम बराबर n/2 इंटू 1 + 2n - 1, 1 से 1 कट गया, तो 2n² बराबर n²। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 लेके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं मेरी तरफ से। बाकी इसके पीडीएफ भी मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।